ओहो सोचलिए सर काहे लड़ते यह देखो कि अब कितना दिन ओकर बाद तो फिर तो चल हो जे पर सब अलगे अलगे रहे तो की दिक्कत रूम मतलब टेंशन की ना जो तो रूम है वहाँ पर हो पिन हमारे पास ना हो पिन बौधा लेके चले गेलो बौधा पास होलो पिन रोहित के पास में करो ऊपर है से रोहित पहले ले पिन है तेरा पास में मोबाइल वाला नहीं लास्ट क्लास क्या हुआ था आप लोगों का? लास्ट क्लास क्या हुआ था? कुछ बताओगे? तुम लोग बोलोगे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मुझे ही पता है आपदा प्रबंधन चल रहा है। आपदा प्रबंधन में क्या चल रहा है? हेडिंग कुछ डाला था देविया? क्या डाला था? अच्छा ठीक है। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। दरवाजा करवाते हैं बंद। दरवाजा करो आशीष बंद। सब सारा दरवाजा बंद करो। क्लास कितने बजे से थी? 5:30 ना? हाँ हो गया, 5:40 हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, भारत में आपदा, अच्छा प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक विकास। ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक प्रगति में बाधक के रूप में, बाधक के रूप में। चलिए, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक प्रगति की बाधक के रूप में, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, अगर हम आर्थिक प्रगति की बातें करें, मान लीजिए हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आर्थिक प्रगति, आर्थिक प्रगति की बातें करने जा रहे हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई देश है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई देश है, या यहाँ पे कोई राज्य है, या यहाँ पे कोई राष्ट्र है। भाई कौन बोल रहे गिरेगा? गिरेगा क्या? गिरेगा जी है? क्या गिरेगा? ठीक, आप पढ़ो, आवाज मत करो तुम लोग। देश है, राज्य या राष्ट्र है, हम किसी देश के, किसी राज्य के या किसी राष्ट्र के आर्थिक प्रगति की बातें कर रहे हैं। चलिए, आर्थिक प्रगति की बातें कर रहे हैं। तो अगर हम आर्थिक प्रगति की बातें करेंगे तो आप बताना, इस आर्थिक प्रगति में, इस आर्थिक प्रगति में हम कृषि को शामिल करते हैं ना? हम किसको शामिल करते हैं? कृषि, कृषि का विकास। हम कृषि के विकास को शामिल करते हैं। कृषि के विकास के साथ साथ हम उद्योगों के विकास को शामिल करते हैं। उद्योगों का विकास,
ठीक है। उद्योगों के विकास के साथ साथ हम परिवहन के विकास की बातें करते हैं। परिवहन का विकास, हम परिवहन के विकास की बातें करते हैं। ठीक है। कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, परिवहन का विकास। परिवहन के विकास के साथ साथ समझिए, परिवहन के विकास के साथ साथ हम सेवाओं की बातें या व्यापार या व्यापारिक गतिविधियां इनका डिस्कशन किया जाता है। व्यापारिक गतिविधियां और साथ ही साथ सेवाएं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, ये हमारे आर्थिक प्रगति का आपका आधार स्तंभ है। इसके साथ साथ आधारभूत अवसंरचना, सुनते चलना, आधारभूत अवसंरचना, ये हम अलग अलग देखो, ये सारे मुझे बताओ, अगर किसी देश में समझिएगा, अगर किसी देश में ये सारी की सारी गतिविधियां समझिए, ये सारे की सारी गतिविधियां, सारे के सारे कार्य अगर किए जा रहे हैं, तो आप बताइएगा वह देश जो है वो आर्थिक विकास के पैमाने पर आगे होगा या पीछे होगा? आगे होगा आपका। हमें देखना है, हमें समझना है कि ये जो चीजें लिखी गई हैं, कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, परिवहन का विकास, व्यापारिक गतिविधियां, सेवाएं, आधारभूत अवसंरचना, इसके मार्ग में, इसके विकास के मार्ग में प्राकृतिक जो आपदाएं हैं बाधा कैसे पैदा करती हैं। अगर हमने इनके विकास में बाधा पैदा कर दिया, समझिए, इनके विकास में अगर हमने क्या पैदा कर दिया, बाधा पैदा कर दिया, तो श्योर है हम ये प्रूफ करने में, हम ये एक्सप्लेन करने में हम सक्षम हो पाएंगे कि आप प्राकृतिक आपदाएं देश की आर्थिक प्रगति के लिए क्या है आपका, नकारात्मक है आपका। ठीक है, इसकी बातें हम करेंगे। तो सपोज कीजिएगा, एक एक करके हम इसमें एक्सप्लेन करते चले जाएंगे और आराम से आप समझते हुए चलिएगा, आराम से हमें समझते हुए चलना। सपोज करो अगर हम कृषि की विकास की बातें करते हैं, समझना, कृषि के अगर हम विकास की बातें करते हैं, तो कृषि के विकास में समझो हमें क्या चाहिए आपका, एक कृषि भूमि चाहिए, हाँ या ना, सुनते चलना ध्यान से। हमें आवश्यकता होती कृषि भूमि की। ठीक है, कृषि भूमि के साथ साथ समझो, कृषि भूमि के साथ साथ सिंचाई की सेवाएं, सिंचाई की सुविधाएं, सिंचाई की सुविधाएं या सिंचाई की सेवाएं, सुविधाएं, सिंचाई की सुविधाओं के साथ साथ हमें चाहिए होता है बेहतर परिवहन व्यवस्था, बेहतर परिवहन की व्यवस्था, बेहतर परिवहन व्यवस्था चाहिए हमें। बताओ, आप बताओ, अगर रोड अच्छे नहीं होंगे, परिवहन की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो आप कृषि में उत्पादित किए गए जो वस्तुएं हैं उनको बाजार तक पहुंचाओगे कैसे? देखिए, इसके अलावा साथ ही साथ हमें एक बाजार या कृषि मंडी की आवश्यकता होती है। बाजार या कृषि मंडी की आवश्यकता, कृषि मंडी की आवश्यकता, ठीक है, कृषि मंडी की आवश्यकता, ये हमारी बात है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि बाढ़ की समस्या पैदा हुई है। कैसी समस्या पैदा हुई है? बाढ़ की समस्या पैदा हुई। सपोज करो यहाँ पे लिखा हमने कि बाढ़ की समस्या पैदा हुई है, फ्लड पैदा हुआ है, या बाढ़ की समस्या, अब बताइए, अगर बाढ़ की समस्या पैदा हुई है, तो बाढ़ की समस्या के कारण आप बताना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, फसलें नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, हमने बोला इसके कारण क्या है आपका, फसलें नष्ट हो जाएंगी, फसलें नष्ट हो जाती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, पूरी की पूरी जो फसल है, ये फसल आपकी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताना, अगर बाढ़ की समस्या अगर आएगी, बाढ़ की समस्या जब आएगी, तो सिंपल सी बात है आपका, बाढ़ की समस्या के कारण फसल की बुआई, ठीक है, बुआई आसान होगा या कठिन हो जाएगा? फसल की बुआई समझो कठिन हो जाएगी। अब बताओ, अगर फसल की बुआई कठिन हो जाएगी, ठीक है, अगर फसल की बुआई, देवियां कहाँ थी आप? बाहर बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे? झूठ मत बोलो, 10 में से बैठे हुए थे, 10 मिनट पहले दरवाजा खुला था अभी। हाँ, क्यों आने देंगे, क्लास 5:30 बजे थी ना, कहाँ थी आप? तुम लोग लेट आने के चक्कर में बाढ़ आके चली गई। बाढ़ देखो आई और बाढ़ आके क्या हो गई, चली गई। ठीक है, पैसे काम चलेगा। देखो, फसल की बुआई क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, फसल की बुआई कठिन हो जाएगा। अब मुझे बताना सारे बच्चे, अगर बाढ़ आएगी, देखो मैं ध्यान सुनते हुए चलो, अगर बाढ़ की समस्या अगर उत्पन्न होगी, बताओ, तो बाढ़ के कारण, समझना, बाढ़ के कारण बताओ, परिवहन व्यवस्था, बाढ़ के कारण परिवहन व्यवस्था बताओ अस्त व्यस्त हो जाएगी ना। ठीक है, परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, अगर बाढ़ के कारण परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, तो आप जवाब दीजिएगा कि कृषि जो मंडी बनाई गई है, कृषि मंडियों तक पहुंचना आसान होगा क्या? अब कृषि मंडी तक आप पहुंच नहीं पाओगे, फसल की बुआई कर नहीं पाओगे, फसलें ऑलरेडी नष्ट हो चुकी हैं, परिवहन व्यवस्था, आपका परिवहन का जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आप बताओ, इस बाढ़ ने कृषि के प्रगति के या कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा किया या कृषि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा किया? क्या किया आपका, कृषि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा किया। तो अगर ये कृषि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करेगी, तो बाढ़ के कारण कृषि क्षेत्र का विकास होगा या कृषि क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और कृषि क्षेत्र आपका, आपके कृषि क्षेत्र आपके बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है। बिहार एक एग्रीकल्चर स्टेट है,
बिहार कैसा स्टेट है? एग्रीकल्चर स्टेट है, कृषि प्रधान आपका राज्य है, और इस कृषि प्रधान राज्य में कृषि ही तबाह हो गया। तो कृषि प्रधान राज्य में अगर बताओ कृषि तबाह हो जाएगा तो आपका बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी या बिहार की अर्थव्यवस्था आपका नीचे चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। तो बाढ़ ने बिहार की आर्थिक प्रगति में बाधा पैदा किया कि नहीं किया? देखिए, इसलिए आपका बोला कृषि के विकास को बाढ़ ने तबाह करे। सेम केस उद्योगों का विकास। अगर हम भारत की बातें करें, तो भारत में अगर उद्योगों की बातें करें तो उद्योगों को दो चीजें चाहिए, एक कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल के साथ साथ ऊर्जा चाहिए। लगातार कच्चे माल की आपूर्ति होती रहे और लगातार ऊर्जा की क्या होती रहे? आपूर्ति होती रहे। तो कच्चे माल और ऊर्जा की आपूर्ति अगर होती रहेगी, उद्योगों से लंबे समय तक उत्पादन होता रहेगा। मान लीजिए बाढ़ आ गई, समझिएगा, बाढ़ आ गई, बाढ़ के कारण बताओ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति तथा उद्योगों में बने बनाए जो सामान है उसको बाजार तक पहुंचाने में बाधा पैदा होगी कि नहीं होगी? अगर बाधा पैदा होगी तो उद्योगों का सामान आप बाजार तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, उद्योगों में समय के साथ समय पर आप ऊर्जा की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हो, समय पर आप क्या कर रहे हो, आपका कच्चे माल की आपूर्ति नहीं कर पा रहे। इसके कारण बताओ उद्योग जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, वो ग्रो करेगा या डंप कर जाएगा? और डंप कर जाएगा फिर आपके इकोनॉमिक ग्रोथ का होगा क्या? क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ का? मुंह पे हाथ रख के मुस्कुरा रही है। सब ठीक ठाक चल रहा है जीवन में ना? या पारिवारिक जीवन कुछ तनाव चल रहा है आजकल? पारिवारिक जीवन नहीं तुम्हारा? आप भी सोचना पड़ रहा है कि ना पारिवारिक जीवन है कि नहीं है ना पारिवारिक जीवन? सब ठीक चल रहा है ना या समस्या चल रही है? अरे देवी जी, आप कहाँ बिजी हैं? किस दुनिया में बिजी हैं आप? मोबाइल रख लीजिए बैग में। हम क्या कहते हैं, बेंच के नीचे मोबाइल चला रहे, बदमाश लड़की। यहाँ हम क्या कहते हैं, बाहर लेके आ रहे हैं और ये मोबाइल चला रही है, बदमाश कहेंगी। आ जाओ। तो कृषि का विकास और उद्योग का विकास, तो कृषि और उद्योग के विकास में बताओ बाढ़ ने सकारात्मक भूमिका निभाई या नकारात्मक? परिवहन की बातें करते हैं, याद रखिएगा, बिहार का विकास कम हुआ है। सुनते जाइए, बिहार का विकास कम हुआ है। इसके कई कारण हैं। इस कई कारणों में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है बिहार में परिवहन व्यवस्था का विकसित ना होना। आप बताओ, बिहार में कृषि प्रधान भूमि थी, बिहार में उपजाऊ भूमि थी, बिहार में वर्षा भी ज्यादा होती है, बिहार में समझो आपका चीप लेबर, सस्ते मजदूर भी हैं, बिहार में आपका बड़ा सा मार्केट भी है, फिर भी बिहार में हरित क्रांति सफल नहीं हुआ। हरित क्रांति के सफल होने के लिए बिहार में सारी की सारी सुविधाएं विद्यमान थी। ठीक है, हरित क्रांति के लिए उपजाऊ भूमि चाहिए था, वर्षा चाहिए थी, लेबर चाहिए था आपका, ठीक है, बड़ा सा बाजार चाहिए था, सब कुछ था, फिर भी हरित क्रांति पंजाब हरियाणा में सफल हुआ, हरित क्रांति यूपी बिहार में सफल नहीं हुआ। इसके बड़ा इंपॉर्टेंट कारण ये था कि बिहार और यूपी के किसानों का पढ़ा लिखा ना होना, बिहार और यूपी में एजुकेशन के रेट का क्या होना, कम होना। दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक और ही था कि मुझे बताओ, हरित क्रांति जो थी वो मशीन वाली खेती थी। कैसी खेती थी? मशीन वाली खेती थी। हरित क्रांति में HYV आपके उन्नत के बीज चाहिए थे, हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरक चाहिए था। अब बताओ, रासायनिक कीटनाशक चाहिए था हरित क्रांति में। प्रॉब्लम ये था बिहार में ट्रांसपोर्टेशन तो था ही नहीं, बिहार में परिवहन व्यवस्था विकसित थी नहीं। तो परिवहन व्यवस्था अगर विकसित नहीं थी तो मुझे बताओ बाजारों से खरीद करके मशीन कौन पहुंचाएगा? देखिए, दिल्ली जैसे केंद्र में जहां पे उन्नत किस्म के बीज रखे गए हैं, उस उन्नत किस्म के बीजों को बिहार के खेतों तक पहुंचाया कैसे जाए? जो केमिकल फर्टिलाइजर है, जो रासायनिक उर्वरक हैं, इन रासायनिक उर्वरकों को, केमिकल फर्टिलाइजर्स को खेतों तक पहुंचाया कैसे जाए, जबकि परिवहन व्यवस्था वहां पे अच्छी नहीं है। तो परिवहन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, बताओ तो कैसे हरित क्रांति को सफल बनाने वाले टूल्स थे, जो उपकरण थे, इनको बिहार के खेतों में पहुंचाया जाए? जब नहीं पहुंचा पाओगे तो सारी धरी धराई व्यवस्था धरी रह जाएगी और आपके पास उस चीज का विकास नहीं होगा जो होना चाहिए था। परिवहन, याद रखना, परिवहन, बिहार की परिवहन व्यवस्था में बहुत बड़े स्तर पर सुधार किया गया है। लेकिन एक शब्द में पूछने जा रहा हूं, सोच के जवाब देना, क्या बिहार के जितने सारे जिले हैं, सारे के सारे जिले नेशनल हाईवे से जुड़े हैं क्या? बिहार के सभी जिलों को आप नेशनल हाईवे से जोड़ नहीं पाए और आप बात करते हो परिवहन व्यवस्था की। देखिए, आप मुझे बता दो, आपका आज हम ऐसे फेज में जिंदा हैं, ऐसे फेज में हम जी रहे हैं जहां पे एक्सप्रेसवे की बातें की जा रही हैं। यूपी में मैं आपको 10 एक्सप्रेसवे गिना दूंगा, खड़े खड़े यूपी में 10 एक्सप्रेसवे गिना दूंगा। बिहार में एक एक्सप्रेसवे का नाम बता दो मुझे, बस। बन गया, पास हो गया, छोड़ दो ना, कह रहा पास छोड़ दो, पास हो गया, मुझे बताओ बना है कि नहीं? और आप यूपी में बोल रहा हूं, यूपी में सबसे पहला एक्सप्रेसवे आपका नोएडा था। पूरे के पूरे इंडिया में सबसे पहला एक्सप्रेसवे कौन बना? नोएडा एक्सप्रेसवे बनाया, मायावती जी ने बनाया। आज यूपी में सबसे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हैं, तुम्हारा नोएडा एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, मेरठ एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आगरा एक्सप्रेसवे है, समझो आपका, ठीक है। उसके बाद मुगलसराय से होकर वाराणसी तक एक्सप्रेसवे बना। कितना एक्सप्रेसवे लोगे? तुम्हारे बिहार में एक सिंगल एक्सप्रेसवे नहीं है। क्वेश्चन ये उठा, अगर एक सिंगल बच्चे एक्सप्रेसवे नहीं है तो परिवहन व्यवस्था मजबूत नहीं है। परिवहन व्यवस्था अगर मजबूत नहीं है तो मुझे बताओ, आपका जो कृषि प्रोडक्ट है, कृषि के जो उत्पाद हैं, इन उत्पादों को समझो, इन उत्पादों को दिल्ली जैसे मार्केट से जोड़ा कैसे जाए? सुनो ध्यान से, मुझे अगर अपनी यूपी से दिल्ली जाना हो तो कैसे जाऊंगा? सीधे गाजीपुर जाऊंगा, पकड़ूंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पहुंच जाऊंगा सीधे लखनऊ, लखनऊ से पहुंचूंगा मैं आगरा एक्सप्रेसवे, पहुंच जाऊंगा सीधे आगरा, आगरा से पहुंचूंगा नोएडा एक्सप्रेसवे, पहुंच गया मैं दिल्ली, काम खत्म। सिंपल एक्सप्रेसवे होते होते सीधे कहां पहुंच गए? आपका दिल्ली पहुंच गया आपका। सोचो, अगर एक्सप्रेसवे का मतलब क्या है? एक्सप्रेसवे का मतलब होता है, सुनते जाओ, एक्सप्रेसवे का मतलब होता है हर्डल फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक फ्री ट्रांसपोर्टेशन। एक्सप्रेसवे 6 और 8 लेन के होते हैं। कितने लेन के? 6 और 8 लेन के होते हैं। एक्सप्रेसवे पे जाओगे, गाड़ियां नहीं दिखती हैं। 8 लेन का है, 4 गाड़ी एक साइड से जा सकती है, 4 गाड़ी एक साइड से जा सकती है आपका, उसके बाद भी रास्ता बचा होता है, ठीक है। तो अगर एक्सप्रेसवे नहीं बना बिहार में तो सिंपल सी बात है, आपका बिहार का प्रगति कैसे हो सकता है? बिहार आर्थिक प्रगति में पीछे तो रहेगा, इसलिए बिहार आर्थिक प्रगति में पीछे है। देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यूपी में मैं आपको गिना दूं, यूपी में आपका एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है।
एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है आपका यूपी में, आपके बिहार में। सुनिए मेरी बातों को ध्यान से आपका गौर करके थोड़ा सुनिए, ठीक है। जितने आपका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है जेवर एक्सप्रेस का, जेवर एयरपोर्ट का। अरे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत तुम लोग को बुरा लग रहा है? उस समय बुरा क्यों नहीं लगता है जब क्या कहते हो, देने चले जाते हो। अभी कुछ बोल दूंगा तो बुरा और लग जाएगा, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। हम हकीकत बता रहे हैं, लोग टॉपिक वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, बिहार का विकास और ट्रांसपोर्टेशन, वही टॉपिक तो पढ़ा रहा हूँ। जेवर एयरपोर्ट पे ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, बस विद इन अ मंथ समझो आपका 15 अगस्त से पहले वहां पे क्या कहते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करने लगेगी। एशिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं एयरपोर्ट बन रहा है। सोचो एशिया का सबसे बड़ा अगर एयरपोर्ट बन रहा है आपका, तो सिंपल सी बात है आपका उस पूरे के पूरे रीजन में आसपास करिए, सोचो कितना ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा। अपने इतिहास पर कब तक गर्व करते रहिएगा, कब तक। मान लिया, स्वीकार कर लिया हमने, मान लिया राजा अशोक आपके यहाँ पैदा हुआ, स्वीकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ का था, मान लिया। आपका हमारी सीता माता आपके यहाँ की थी, मान लिया। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय आपका था, मान लिया हमने आपका, सब मान लिया, सब मान लिया। दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी तुम्हारे यहाँ था ना जी, हाँ या ना। तो एजुकेशन में बताओ लिटरेसी रेट पे बिहार को तो इंडिया में टॉप पे होना चाहिए ना, फिर बिहार लिटरेसी में सबसे बॉटम पे क्यों है। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक ऐसा चल रहा है इसलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, आपको बोल रहा हूँ। आवाज में देखो, मैं यूपी का हूँ, मैं देखो बिहार में भी रहा, यूपी में भी रहा, दिल्ली में भी रहा। जहां की जो चीजें गलत है गलत बोलना सीखो। बिहार में जो गलत है गलत बोलो, मैं खुल के बोलता हूँ। यूपी में जो गलत है आप गलत बोलना सीखो, आपका बड़ी अच्छी बात है। आप लोग बड़ा गर्व करते हो आपका नालंदा विश्वविद्यालय पे, हम बिल्कुल आपकी भावनाओं का कद्र करते हैं, दिल से कद्र करते हैं। आप जवाब दीजिए, आज पूरे के पूरे बिहार में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बता दो जो क्या कहते हैं आपका सेंट्रल लेवल पे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, प्रयागराज यूनिवर्सिटी को टक्कर देती है। सिंगल यूनिवर्सिटी नहीं है। चिल्लाते रहो बाला, चिल्लाओ, चिल्लाते रहो, क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। बेहतर होता, समझो क्या कहते हैं आपका, एक लड़की बोल रही है सर क्या बताएं, तो एक लड़की बोल सर क्या बताएं, एक ही चीज तो हमारे पास था और वो था क्या कहते हैं कि बाबू सभागार सबसे बड़ा एग्जाम हॉल, उसमें भी लोचा हो गया। ऑनलाइन बोले सर यही हमारे पास था कि पूरे के पूरे इंडिया में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, बाबू सभागार, वही प्राउड करने लायक था, उसमें भी लोचा हो गया। अब किस पे प्राउड करें, ठीक है। आते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन क्या सिस्टम आपका, ट्रांसपोर्ट खुलवा देंगे। ट्रांसपोर्टेशन अगर किसी रीजन का ना, अगर किसी रीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत मजबूत है, समझना बहुत मजबूत है, तो वह क्षेत्र ना कुछ ना होते हुए भी बहुत बड़ा सेंटर बन जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल तुमको दे रहा हूं, कानपुर। कानपुर को इंडिया का ब्रेक ऑफ बल्क कहते हैं, शब्दों पे ध्यान दो। कानपुर को इंडिया का क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ बल्क। ब्रेक ऑफ बल्क एक ऐसा केंद्र होता है, सुनते जाओ, ब्रेक ऑफ बल्क एक ऐसा केंद्र होता है जो परिवहन के विभिन्न माध्यमों के द्वारा देश के हर कोने से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है। कानपुर रेलवे के द्वारा, एक्सप्रेसवे के द्वारा, रोड के द्वारा, आपका एयरवेज के द्वारा देश के हर कोने से जुड़ा हुआ है। कानपुर में समझो आपका कपास का उत्पादन नहीं होता, कपास का उत्पादन ना होने के बावजूद भी कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। क्या उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है आपका, जबकि वहां पे कपास का उत्पादन नहीं होता है आपका। देखिए केवल एक चीज था कानपुर के पास और वह था आपका बेहतर परिवहन व्यवस्था। और बेहतर परिवहन व्यवस्था से कानपुर में ना केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग लगा, बल्कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या बन गया, सबसे बड़ा आपका केंद्र बन गया। ये है परिवहन का इंपॉर्टेंस। वही बातें यहाँ पे समझाया जा रहा है। परिवहन कौन सा क्वेश्चन है, परिवहन। हम परिवहन बच्चे रोड परिवहन की बातें करते हैं, हम सड़क परिवहन की बातें करते हैं, हम बातें करते हैं वायु परिवहन की बातें करते हैं। तो मुझे बताओ रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन जो होगा आपका, सिंपल सी बात है, अगर बाढ़ आ जाएगी तो परिवहन पे सड़क परिवहन हो, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, बाधित होगा कि नहीं होगा। पूरा का पूरा एयरपोर्ट आपका फ्लडेड हो गया, बाढ़ में आपका पानी में डूब गया, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, रेल की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं। तो बताओ परिवहन के तीनों माध्यम चलेंगे, ठप हो जाएंगे। परिवहन के तीनों माध्यम अगर ठप हो जाएंगे, आप बताओ कच्चे माल का सप्लाई कैसे करोगे, बाजार तक कैसे जाओगे, बाकी सेवाएं कैसे करोगे। तो बताओ अगर आपका एक महीने तक मान लो परिवहन की सारी सुविधाएं बंद हो गई, एक महीने बताओ आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जो बाढ़ है ना, इसलिए जो बाढ़ है, ये बाढ़ आर्थिक विकास में या प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक विकास में बाधा पैदा करती हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यापारिक गतिविधियां। बिहार से आसपास के राज्यों में जितना ज्यादा व्यापार होगा, समझो जितना ज्यादा व्यापार होगा उतना ज्यादा बिहार में रेवेन्यू का कलेक्शन होगा। में प्रॉब्लम ये हुआ कि प्राकृतिक आपदाएं आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बिहार में स्पेशली बाढ़ की बात कर रहे हैं, बाढ़ आ गई। मतलब बाढ़ अगर आ जाएगी और परिवहन की व्यवस्था बाधित हो जाएगी, तो आप बताओ क्या ये व्यापारिक गतिविधियां आपका सुचारू रूप से चलेगी। व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो आप बताओ आपके बिहार राज्य में, आपके बिहार राज्य में बताओ आपका बिहार राज्य में जो पैसा आ रहा था उसका फ्लो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। और फ्लो कम हो जाएगा तो आर्थिक प्रगति क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत अवसंरचना में क्या आता है, आधारभूत अवसंरचना में आपका आवासीय कॉलोनी आएगी, रोड आएगा, रेलवे आएगा, विद्युत आएगा, पानी आएगा।
यही आएगा ना। बाढ़ आ गई, पूरा का पूरा परिवहन व्यवस्था चरमरा गई, कृषि आपका चरमरा गया, देखिए उद्योग आपका चरमरा गया, तो आधारभूत जो अवसंरचना है जो इन सबको बेच देती है उसका विकास होगा या वो अभी पूरी तरह से आपका अस्त व्यस्त हो जाएगी। पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगी तो फिर विकास करोगे कैसे? देखिए बाढ़ आई हुई है, परिवहन की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कृषि नष्ट हो चुका है, उद्योग नष्ट हो चुका है, परिवहन की समस्या प्रॉब्लम हो चुकी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बीमार हैं, फिर हेल्थ फैसिलिटी का लाभ उठाओगे कैसे? कहां से आप मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठाओगे? पैसा आपके पास नहीं है, भुखमरी चारों तरफ फैला हुआ है, कहां से हाई एजुकेशन के बारे में सोचोगे? बताओ, एक गरीब परिवार आपका वो एजुकेशन के बारे में सोचेगा या अपने परिवार को आपका 2 टाइम का खाना के बारे में सोचेगा? अपने परिवार को खाना के बारे में सोचेगा, वो नहीं सोचेगा एजुकेशन के बारे में। जिंदा रहेंगे तब तो एजुकेशन के बारे में सोचेंगे। ये कहना बड़ा आसान है कि एक टाइम खा लो और पढ़ लो। कैसे पढ़ ले भाई? कैसे पढ़ लें? यहाँ पे खड़े होकर बोलना बड़ा आसान है, मैं भी करके बोल देता हूँ गाँव में आके। अरे वास्तव में कैसे? ठीक है, अगर आप एक टाइम खा के पढ़ सकते हो तो मुझे एक टाइम खा के पढ़ा लेना चाहिए। कैसे पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ा सकते। अरे वास्तव में जो रियलिटी है उस रियलिटी को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, एक ही रोटी मिले, 2 ही रोटी मिले, दोनों टाइम मिले। पेट भरा होगा तो पढ़ने का मन करेगा, पेट खाली होगा तो पढ़ने का मन नहीं करता है। वो बेकार की बात है आपका कि आप बस बैठे रहो कि हम पढ़ाई करें, नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है मुझे बताओ, ये सारी चीजों को एक साथ क्लब करो, जोड़ो। अब मुझे बताओ, बाढ़ जब आएगी तो ये बेसिक चीजें आपका पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। बेसिक चीजें बताओ पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई, इसके कारण बताओ, चाहे बिहार हो, चाहे देश हो, चाहे यूपी हो, कोई भी आप ले लो, किसी भी लेवल पे चले जाओ, अगर ये सारी की सारी गतिविधियां होंगी और बाढ़ आ जाएगी, ये सारी गतिविधियां अगर नष्ट हो जाएगी तो आप बताओ, देश आर्थिक विकास में, आर्थिक प्रगति के पैमाने पर आगे बढ़ेगा या आर्थिक प्रगति के पैमाने में पिछड़ जाएगा? अगर पिछड़ गया, सुनते चलना ध्यान से, अगर पिछड़ गया, आपके यहाँ खेती डिस्टर्ब हो गई, खेती डिस्टर्ब हुई तो भुखमरी पैदा होगा। क्या पैदा होगा? भुखमरी पैदा होगा। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, भुखमरी पैदा होगा। जैसे जैसे भुखमरी पैदा होता चला जाएगा, वैसे वैसे समाज में क्राइम का रेट बढ़ेगा। हमें चाहिए भोजन, बात सिंपल सी बात है। हमें क्या चाहिए? भोजन। अगर हम कमा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कमाएंगे हम छीन लेंगे, और छीनेंगे तो क्राइम बढ़ेगा। अरे बात, छीनेंगे तो क्या बढ़ेगा? क्राइम। तो याद रखना, जिस समाज में, हमेशा याद रखना, जिस समाज में गरीबी ज्यादा है उस समाज में देखना अपराध भी ज्यादा होते हैं। आप मुझे बताओ, छीना झपटी, चोरी डकैती अमीर करता है क्या? हायर क्लास करता है क्या? आपने क्यों ऐसा देखा किसी लड़की का रेप हुआ, उसमें कोई ऑटो वाला पकड़ा जा रहा है, कोई सब्जी वाला पकड़ा जा रहा है, उस डॉक्टर का रेप हुआ, कोई ये पकड़ा गया, कोई वो पकड़ा गया, हायर क्लास क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसकी जरूरत ही क्या है? इक्का दुक्का हरकतें छोड़ दो। तुम लोग ना पता नहीं क्यों तुम लोग के अंदर क्या कहते हैं, हकीकत स्वीकार करने की होती है। मैं इस बात को समझ ही नहीं पाता। तुम पढ़े लिखे लोग यार, हकीकत तुम नहीं स्वीकार करोगे, कब कौन स्वीकार करेगा? तुम बताओ, क्या कहते हैं, मुझे पेट है, मुझे भूख लगी हुई, सुनो ध्यान से, मुझे भूख लगी हुई, हकीकत वाला सुनो, मुझे भूख लगी हुई है, मेरे घर में मम्मी पापा हैं, आपके बच्चे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, कोई मेरे पास आता है, ये लो आपका पत्थर, फेंकू जाकर के मैं तुमको 20,000 रुपए, पत्थर क्या मैं कुछ और फेंक दूंगा भाई? पत्थर क्या कुछ और भी फेंक दूंगा मैं? मुझे चाहिए पैसा। क्या चाहिए मुझे? पैसा। आपने बस देशभक्ति कहाँ गया यार? जिंदा रहेंगे तब वो देशभक्ति रहेगी। देखिए, प्रैक्टिकल बातें कर लिया करो कभी कभी। आपका सपनों की दुनिया में जीना छोड़ो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें कर लो आपका। देखिए, कश्मीर में यही सबसे बड़ा रीजन था। कश्मीर में आर्टिकल 370 हट गया, वहां के लोगों को रोजगार दे दिया गया। वहां पे समझो क्या कहते हैं, आपको सरप्राइज हो जाओगे, कश्मीर में आपका क्या बन रहा है? आपका क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार ने बहुत सारा काम रोजगार मिला, सब अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। आप सामने वाले को रोजगार दे दीजिए, उसका पेट भर जाएगा, उसका परिवार खुश हो जाएगा, फिर वो क्या कहते हैं, आपका गलत काम नहीं करेगा। उसे पता है वो गलत काम कर रहा है तो आज नहीं कल आपका पकड़ा जाएगा। देखिए, वो मजबूरी में गलत काम करता है। ठीक है, तो क्राइम का रेट अगर कम करना है, क्राइम का रेट अगर कम करना है, एजुकेशन बढ़ाओ और लोगों को रोजगार दो। क्या करो? एजुकेशन बढ़ाओ, लोगों को रोजगार दो। प्रॉब्लम ये है, तुम्हारे यहाँ बाढ़ आती है, कृषि नष्ट हो गया, उद्योग नष्ट हो गए, परिवहन आपका ठप हो चुका, व्यापारिक गतिविधियां रुक चुकी हैं आपका, तो लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, हम लोग एजुकेशन कैसे दें? यहाँ पे लोगों की एजुकेशन कैसे दें? फिर सरकार की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। सरकार की प्रायोरिटी क्या हो जाती है? चेंज। फिर सरकार अपनी पूरी पॉलिसी को एजुकेशन की तरफ से शिफ्ट करके गरीबी की तरफ लेके चली जाती है, और सरकार फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा, समझो, मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसा कहां खर्च करती है? गरीबी दूर करने पे खर्च करती है। आपका सुनो, सरकार को कितना घाटा हो रहा होगा, किसानों से 20 रुपए केजी क्या कहते हैं गेहूं खरीद रही है, और पीडीएस सिस्टम में जाकर के आपका कोटा सिस्टम में फ्री में दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही है आपका? ठीक है, अगर देश में बताओ गरीबी नहीं होता, हम आत्मनिर्भर होते, तो वो पैसा कहीं एजुकेशन पे खर्च होता, वो पैसा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता, वो पैसा कहीं और खर्च होता। आदित्यवास में प्रॉब्लम बस यही है आपका कि सरकार की प्रायोरिटी अपने आप चेंज हो जाएगी, अपने आप चेंज हो जाएगी सरकार की प्रायोरिटी। वो देखिए गरीबी ज्यादा है, भुखमरी ज्यादा है, तो पूरा का पूरा एजुकेशन का प्रायोरिटी कहां डाल देगी? ठीक है, सारा प्रायोरिटी डाली गरीबी हटाओ में। जब से हम आजाद हुए हैं गरीबी तो हटा रहे हैं, और पता नहीं कब तक गरीबी हटाएंगे, कोई नहीं जानता। छोटा सा तुमको एक स्टेटमेंट बता देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? आप लोग मानते भी होंगे, सुनो ध्यान से। सुभाष चंद्र बोस का जानते हो? ठीक सुनता कैसा था? सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि देखो, हम 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। आदिवासी में अंग्रेजों के अगर हम गुलाम रहे हैं आपका, तो हमें इस गुलामी से बाहर निकलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस गुलामी से अगर बाहर निकलना है तो हमें आजाद होने के बाद हमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन डेमोक्रेसी में नहीं लिया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि देश जब आजाद हो तो कम से कम शुरुआत के 15 सालों तक, आपका स्टालिन का नाम सुना है?
स्टालिन रसिया वाला, ठीक है। रूस का जो स्टालिन था वैसा शासन व्यवस्था 15 साल तक होना चाहिए, क्योंकि 15 साल तक जरूरत है गरीबी हटाने के लिए मजबूत डिसीजन लेने की। 15 साल तक जरूरत है आपका जमींदारी प्रथा को दूर करने के लिए मजबूत डिसीजन लेने के लिए। 15 साल तक हमें जरूरत है आपका उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत डिसीजन लेने के लिए। 15 साल तक हमें जरूरत है आपका गरीबों का हक दिलाने के लिए एक ऐसा डिसीजन लिया जाए कोई उसका विरोध ना कर सके। 15 साल तक जरूरत इस बात की थी कि एजुकेशन सबको दिया जाए, छुआछूत को दूर किया जाए। इसके लिए ऐसी सरकार होनी चाहिए कि सरकार में बैठा कोई आदमी उसका विरोध ना कर सके। उनका मानना था कि 15 साल तक देश में स्टालिन की तरह सरकार होना चाहिए, 15 साल के बाद डेमोक्रेसी हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, हमने सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई कोई नहीं जानता, ठीक है, हमने उनकी बातें नहीं सुनी और तब से लेकर आज तक गरीबी हटा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को देश जब आजाद हुआ, भारत भारत था, चीन आपके सामने कहीं नहीं ठहरता था। आज बताइए क्या कहते हैं, आजाद आपको बताओ 50 के पहले चीन का क्या अस्तित्व था? आज एक रीजन, एक सिंगल पार्टी की सरकार चाहेगी कि गरीबी हटाने के लिए डिसीजन लेना है तो ले लेगी, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। अगर वो चाहेगी कि हमें आरक्षण देना है तो देगी, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। अगर उसे लगेगा कि हमें क्या कहते हैं सबको एक समान एजुकेशन देना है, वो कर देगी, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता है। असल में उसे लगेगा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहिए, दे देगी, कोई पार्टी विरोध नहीं कर सकती है। तो कभी कभी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना मजबूरी बन जाती है और डेमोक्रेसी में स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, आप डिसीजन लोगे, 4 आपके सांसद 5 सांसद क्या होंगे आपके, छूट के चले जाएंगे, सरकार गिर गई आपकी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 सीट से गिर गई थी। ये है आपका डेमोक्रेसी, ठीक है। तो वही बातें मैं आपको कभी कभी डिसीजन लेना बड़ा जरूरी हो जाता है, हार्ड डिसीजन लेना जरूरी होता है और वो डिसीजन लोगों को गलत लग सकता है। आपके बिहार में भी एक स्टेडियम है क्रिकेट का, उसमें गाय और भैंस बांधी जाती है। सोचो अगर वो स्टेडियम अच्छा होता, हाई क्लास का स्टेडियम होता, आईपीएल का मैच होता और आईपीएल का मैच होता तो सोचो बिहार को कितना एडवर्टाइजमेंट मिलता, कितना रेवेन्यू का कलेक्शन होता और कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो तरीका हम बता तो रहे हैं, नीतीश सरकार से जाके रिक्वेस्ट करो ये तरीका लागू करें, खत्म हो जाएगा बेरोजगारी। अरे आ जाओ, हम यहाँ फिलहाल बाढ़ ने बताओ, बाढ़ ने हमारा आर्थिक प्रगति, अरे सुनो बालक, बाढ़ क्या हुआ, क्या हो रहा है? अरे तुम्हें ही गर्मी होता है, हमें गर्मी नहीं हो रहा है? हमारा पंखा भी तो नहीं चल रहा है। शांति रखो, अभी चलवा रहे हैं उसे, ठीक है। चलो हम डिस्कस करें, आपको फिलहाल बताओ ये जो मैंने तुमको समझाया है, ये जो तुमको समझाया बताओ, इसको लिखवाना पड़ेगा, लिख लोगे जल्दी, लेट मत करो, लिखो, स्पीड चलो, स्पीड बढ़ाओ जल्दी से। आए अभी तक आप देख रही थी क्या? अच्छा बना लीजिए, फोटो खींच दीजिए, फोटो खींच के बना लीजिए, फोटो खींच लीजिएगा, लिखिए जल्दी से। भाई वो एग्जॉस्ट चलवा दो, ऊपर जो लगा हुआ है बहुत गर्मी फेंक रहा है, और गेट खुलवा दो। हाँ गेट खुलवा दो, मैंने कितने दिन पहले बोला था एसी के लिए। भाई साहब इसमें कूलर में पानी नहीं है या बिना पानी का चल रहा है? बिना पानी का। कितने दिन पहले मैंने बोला था पानी डालने के लिए? कितना दिन पहले मैंने बोला था? लिखो 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 देखो, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आप लोगों को बात कर बोला जाता है तो वहां पे आप पहुंचाते नहीं भैया, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं किसी भी राष्ट्र या राज्य, किसी भी राष्ट्र या राज्य की आर्थिक प्रगति में, राष्ट्र या राज्य की आर्थिक प्रगति में एक बड़ी बाधा होती है, एक बड़ी बाधा होती है, बाधा होती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं देश के आर्थिक सामाजिक, देश के आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय एवं आधारभूत अवसंरचना, एवं आधारभूत अवसंरचना पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, डालती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, डालती है। साथ ही साथ इन प्राकृतिक आपदाओं के, इन प्राकृतिक आपदाओं के, प्राकृतिक आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक, लंबे समय तक, लंबे समय तक दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, पड़ते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक प्रगति को, प्राकृतिक आपदाएं आर्थिक प्रगति को निम्नलिखित रूपों में प्रभावित करती है, निम्नलिखित रूपों में प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। डैश करके वन, डैश करके वन। प्राकृतिक आपदाएं एवं कृषि क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाएं एवं कृषि क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाएं एवं कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाएं एवं कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र,
लिखिएगा। अब बताओ चलो मैं दोनों के पर्सपेक्टिव में लिखा देता हूँ, बिहार और इंडिया दोनों के पर्सपेक्टिव में लिखिएगा। भारत की अर्थव्यवस्था एवं बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि कृषि महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में है। कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ एवं सूखा कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ एवं सूखा कृषि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। बाढ़ की स्थिति में जहां एक तरफ फसलें जल के अधिकता के कारण नष्ट हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ सूखे की स्थिति में जल के अभाव के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे स्पीड बढ़ाइए, मैं इसी शर्त पे लिखवा रहा हूं कि आप स्पीड बढ़ाएंगे। देखिए, जिससे कृषि क्षेत्र पूरी तरह से क्या बोला जाए, अस्त व्यस्त बोलना ठीक नहीं है। देखो रुको, मैं तुमसे पूछा बेकार है। देखिए लास्ट वाला 2 लाइन पढ़ो, क्या लिखा है। लास्ट लाइन एक लोग कभी खड़े होकर पढ़ दो जरा सा। हाँ लिखो, जिसे कृषि क्षेत्र को काटो, जिससे कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियां, ऐसे लिखो, स्टेटमेंट बनना चाहिए, जिससे कृषि तथा कृषि संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो जाती हैं। कृषि तथा कृषि संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो जाती हैं, जो कि आर्थिक प्रगति के लिए नकारात्मक है। अभी ना प्राकृतिक आपदाएं तथा उद्योग। लिखिए, उद्योगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति, श्रम की आपूर्ति एवं ऊर्जा की लगातार आपूर्ति होती रहे। किंतु प्राकृतिक आपदाओं के कारण परिवहन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, जिसके कारण उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति तथा अंडरलाइन करना, तथा उद्योगों में निर्मित उत्पादों की बाजार तक पहुंच कठिन हो जाती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव
उद्योग तथा औद्योगिक गतिविधियों जिसका नकारात्मक प्रभाव उद्योग तथा औद्योगिक गतिविधियों उद्योग तथा औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ता है पर पड़ता है तथा तथा औद्योगिक प्रगति मंद हो जाती है औद्योगिक प्रगति मंद होती है जो प्रत्यक्ष रूप में जो प्रत्यक्ष रूप में राज्य या राष्ट्र के आर्थिक प्रगति राज्य या राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है आर्थिक प्रगति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है ठीक है हेड डालिएगा। प्राकृतिक आपदाएं तथा सामाजिक विकास प्राकृतिक आपदाएं तथा सामाजिक विकास प्राकृतिक आपदाएं तथा सामाजिक विकास सामाजिक विकास सामाजिक विकास देखिएगा। किसी भी क्षेत्र में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं किसी भी क्षेत्र में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएं उस क्षेत्र के आधारभूत अवसंरचना उस क्षेत्र के आधारभूत अवसंरचना प्राथमिक क्रियाओं अब देखो प्राथमिक क्रियाओं में समझ जाना उद्योग से प्राथमिक क्रियाओं में कृषि आ जाएगा खनन आ जाएगा फल फूल इकट्ठा करना आ जाएगा ठीक है ना क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं टर्म यूज कर लूंगा ठीक है। प्राथमिक क्रियाएं द्वितीयक तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं द्वितीयक तृतीयक क्रियाएं द्वितीयक तृतीयक क्रियाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं परिणाम स्वरूप समाज भुखमरी बेरोजगारी प्रवासन अपराध इत्यादि की समस्याओं से ग्रसित होता है जो कि आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सुनो, बिहार सरकार 3000 करोड़ रुपए बाढ़ पर खर्च करना चाहती है। अगर ठीक है, अगर हम बाढ़ को नियंत्रित कर लेते, याद रखो हर साल फंडिंग अलग अलग होती है। क्या होती है फंडिंग अलग अलग? सोच रहा सर बिहार के 17 से 18 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कितने जिले? 17 से 18। मान लेते हैं आपका कि 3000 से 4000 करोड़ रुपए भारत आपका बिहार सरकार खर्च कर रही है। एक जिले के ऊपर आपका 200 करोड़ रुपए आया। एक जिले के ऊपर कितना आया? अगर बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं होती, एक जिले में 200 करोड़ रुपए खर्च होता एजुकेशन पे, 200 करोड़ रुपए खर्च होता है हेल्थ सर्विसेज पे, 200 करोड़ रुपए खर्च होता आपका समझो रोड बनाने में, 200 करोड़ रुपए खर्च होता अदर चीजों में। लेकिन आप तो खर्च कर रहे हो बाढ़ पे खर्च कर रहे हो। किस पे खर्च कर रहे हो? बाढ़ पे। और बाढ़ को नियंत्रित आपने नहीं किया। सिंपल सी बात है, मोटा पैसा आप कहीं और खर्च कर रहे हो। अगर वो पैसा होता तो बाढ़ पे हमने नियंत्रण कर लेता। अगर वो पैसा होता तो शायद क्या कहते हैं, हम उस पैसे का बेहतर उपयोग कर पाते। हम एजुकेशन पे खर्च करते, यूनिवर्सिटी बनाते, हम रोड बनाते, IITs बनाते, एम्स बनाते और अच्छे समझो आपके क्या करते, कॉलेज खोल देते। समझ लो कि नहीं समझ लो? लेकिन प्रियॉरिटी कहाँ पे है? सरकार की प्रियॉरिटी भी बाढ़ की समस्या को क्या करना है, दूर करना है। इसका मतलब बाढ़ की समस्या हमने दूर ही नहीं। सोचो एक साल की बात मैं बोल रहा हूँ 3000 करोड़ रुपए, सोचो पिछले कितने सालों से कितने हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए और अभी बाढ़ पे नियंत्रण नहीं हुआ आपका। और पता नहीं आने वाले कितने सालों में कितने हजार करोड़ रुपए अभी और खर्च होंगे। आ रही बात समझ में? देखिए ये समस्या है सबसे बड़ा। देखिए यही सबसे बड़ी समस्या है। हम कुछ और सोच रहे हैं, तब तक आपदा आ जा रही है और हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ हो जा रहा है? आपदा पे हो जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं से आगे लिखिएगा। प्राकृतिक आपदाएं तथा परिवहन लिखो। क्षेत्रीय विकास के लिए क्षेत्रीय या प्रादेशिक विकास के लिए एक दक्ष किफायती तेज परिवहन व्यवस्था
परिवहन व्यवस्था का उपलब्ध होना आवश्यक शर्त है। परिवहन व्यवस्था का उपलब्ध होना आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त है। उपलब्ध होना आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त है। शर्त है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की स्थिति में, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की स्थिति में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, रेल परिवहन की सुविधाएं ठप हो जाती हैं। ठप हो जाती है। हो जाती है। भूकंप जैसी, उसी में आगे, भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में, भूकंप जैसी आपदा की स्थिति में सड़कें धंस जाती हैं। सड़कें धंस जाती हैं। धंस जाती हैं। तथा परिवहन, तथा परिवहन पूरी तरह से, परिवहन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। परिवहन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। बाधित हो जाता है। हो जाता है। अस्त व्यस्त परिवहन, अस्त व्यस्त परिवहन, परिवहन का तात्पर्य है, अस्त व्यस्त परिवहन का तात्पर्य है बेहतर एवं प्रभावी, बेहतर एवं प्रभावी परिवहन सुविधाओं का अभाव। बेहतर एवं प्रभावी परिवहन सुविधाओं का अभाव। परिवहन सुविधाओं का अभाव। अभाव। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में या स्थिति में, स्थिति में, इस स्थिति में विभिन्न सेवाएं या विभिन्न सेवाओं, विभिन्न सेवाओं की पहुंच बाधित होती है। विभिन्न सेवाओं की पहुंच बाधित होती है। की पहुंच बाधित होती है। उद्योग, कृषि, उद्योग, कृषि क्षेत्र, उद्योग, कृषि क्षेत्र में, उद्योग, कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव, आवश्यक सुविधाओं के अभाव का संकट उत्पन्न होता है। आवश्यक सुविधाओं के अभाव का संकट उत्पन्न होता है। संकट उत्पन्न होता है, जिससे जिससे ये सभी क्षेत्र, जिससे ये सभी क्षेत्र, सभी क्षेत्र, जिससे ये सभी क्षेत्र, क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। एवं एवं इस सम्मिलित नकारात्मक प्रभाव, एवं इस सम्मिलित नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव के कारण आर्थिक प्रगति की दर, आर्थिक प्रगति की दर मंद हो जाती है। आर्थिक प्रगति की दर मंद हो जाती है। प्रगति की दर मंद हो जाती है। मंद हो जाती है। हो जाती है। पैराग्राफ चेक कीजिएगा, पैराग्राफ चेक कीजिएगा। देखिए, इस प्रकार यह स्पष्ट है, इस प्रकार यह स्पष्ट है, स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाएं, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाएं जो समाज के सामान्य कार्य प्रणाली, समाज के सामान्य कार्य प्रणाली को पूरी तरह से झकझोर देती है। पूरी तरह से झकझोर देती है, झकझोर देती है तथा समाज के वहन क्षमता, समाज के वहन क्षमता को नष्ट कर देती है। नष्ट कर देती है। नष्ट कर देती है। व्यापक स्तर पर कर देती है। व्यापक स्तर पर देश के आर्थिक प्रगति को, व्यापक स्तर पर देश के आर्थिक प्रगति को, देश के आर्थिक प्रगति के, आर्थिक प्रगति के मार्ग में प्रमुख बाधक के रूप में, आर्थिक प्रगति के मार्ग में प्रमुख बाधक के रूप में उपस्थित है। उपस्थित है। उपस्थित है। इन आपदाओं के केवल प्रत्यक्ष प्रभाव ही नहीं है। इन आपदाओं के केवल प्रत्यक्ष प्रभाव ही नहीं है, अपितु भूखमरी, बेरोजगारी, भूखमरी, बेरोजगारी, पलायन, भूखमरी, बेरोजगारी, पलायन, सामाजिक अपराध में वृद्धि, सामाजिक अपराध में वृद्धि, सामाजिक अपराध में वृद्धि, नशाखोरी, सामाजिक अपराध में वृद्धि, नशाखोरी,
नशाखोरी इत्यादि जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, एवं इनका यह प्रभाव देश समाज पर लंबे समय तक दिखता है। अतः आवश्यकता है कि आपदा प्रबंधन की प्रभावी नीतियों को लागू करते हुए प्रत्येक स्तर पर आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाते हुए आर्थिक विकास की नीतियों का निर्माण किया जाए। हो गया? ठीक है, हाँ दर्द कर गया। 3 घंटा लिखना होगा, कैसे लिखेंगे आप लोग? ठीक है, जितना स्पीड में मैं लिखा रहा हूँ, सुनिए, जितना स्पीड में मैं लिखा रहा हूँ इससे ज्यादा स्पीड में आप लिखोगे तब टैकल कर पाओगे क्वेश्चन। जीएस के पेपर 2 में, सुनो बच्चे, जीएस के पेपर 2 में तुमको एक से 22 क्वेश्चन लिखना है। कितना क्वेश्चन? 21 से 22 क्वेश्चन, और 21 से 22 कोणची